तो संजय सर, आपका फिर से स्वागत है। आप मुंबई आ गए, मैंने आपको पकड़ लिया। अब सर, आज पहले चीज पे अपन बात करेंगे। एक बंदा है 25-30 हजार की सैलरी कमा रहा है और वो SIP स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर, आसान स्टेप में बताना। और आपके कहानी से शुरुआत करो सर। जब पहली बार जब आपका सैलरी बहुत कम था, आपने तब कैसे लिया था सर? तो थैंक्स देवेन वंस अगेन पकड़ने के लिए। तो मेरी जो पहली SIP थी वो करीबन 1000 रुपए के 2 म्यूचुअल फंड्स मैंने खरीदे थे। हजार रुपए के 2 म्यूचुअल फंड्स 2000 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था 2008 में। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मार्केट जो थी वो एकदम हाई पे थी। फिर उसके बाद निफ्टी करीबन 60% गिर गया था। मतलब अगर निफ्टी 100 था तो वो 40 हो गया था। 40% नहीं गिरा था, 40% रह गया था। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके वापस आया अपने लेवल पे करीबन 3 साल बाद। 3 साल। और बट यहाँ पे आप इन्वेस्ट पर मैं यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था, क्योंकि आप SIP कर रहे हो तो आप हर पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं जब आप SIP करते हो म्यूचुअल फंड्स में, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो आपके मिनिमम 7 ईयर का आपके माइंड में होराइजन होना चाहिए। मेरे काफी SIPs थी जिसमें 3-4 साल तक तो जीरो रिटर्न्स पे था। तो 3 साल तक जीरो रिटर्न्स था। फिर भी आप पैसे डालते हैं? फिर भी हम पैसा डालते हैं क्योंकि हमें पता था कि लंबे समय में ये एक तरीका है जिससे आप बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो SIP चालू करने से पहले बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। अभी जैसे अभी मैं आ रहा था गाड़ी में तो मेरे एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया। वो कहे कि संजय सर, हम लोग ने पूरा डिजाइन कर लिया था पोर्टफोलियो, पर 3 महीने पहले किया था, पर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे बार बार लग रहा है मार्केट और गिरेगी तब करूंगा, और वो मार्केट चली जाती है ऊपर। ये सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है निफ्टी 25,000 पे है, ये जब 22,000 जाएगा तब मैं खरीदूं। फिर वो नहीं जाता, वो 27,000 हो जाता है। फिर वो सोचते हैं काश मैंने 25,000 में खरीद लिया होता जब निफ्टी। सही बात है। तो ये आप ये सब लड़ाई करते रहोगे ना तो आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि निफ्टी ने पिछले 14-15 सालों में करीबन 12-13% का सालाना रिटर्न दिया है। अब 12-13% आपको बहुत कम लग सकता है, पर बहुत अच्छा रिटर्न होता है। सर उसके पहले ना, जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। आप बोल रहे हो निफ्टी ऊपर गया, आपने बोला निफ्टी वापस यहाँ पे गया। आसान शब्द में बताओ सर, ये निफ्टी होता क्या है? तो सर निफ्टी से आप चालू करो। ठीक है, कि निफ्टी क्या होती है और क्या इंपैक्ट है उसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चलते हैं। ये आप समझिए, भारतीय स्टॉक मार्केट्स में 6000 कंपनीज लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब है जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, 2 तरह के स्टॉक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक। ठीक है, तो भारत की जो कंपनीज हैं वो इस पे लिस्टेड है, यानी उसका शेयर आप खरीद बेच सकते हो। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होता है कि उस कंपनी के प्रॉफिट का भागीदार बन रहा हूं, उस कंपनी की ग्रोथ का भागीदार बन रहा हूं। बराबर है। तो कंपनीज कैसी लिस्टेड है, जैसे TCS, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज मानी जाती है। और वो 6000 कंपनीज, वो 6000 कंपनीज है। तो यानी बहुत बड़ा यूनिवर्स है ढूंढने के लिए, कौन ढूंढेगा अच्छी कंपनी। तो अब क्या होता है कि एक सेक्शन होता है जिसे हम इंडाइसेस कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स एक कॉम्पोजिशन होता है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज का। ठीक है, अब ये इंडेक्स कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम एक बार बाद में आते हैं। उससे पहले हम समझते हैं 3 तरह की कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ओके, सबसे पहले होती है लार्ज कैप कंपनीज। अब लार्ज कैप कंपनीज क्या हो गई, जिसकी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो हम भारत की 6000 कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं टोटल, मल्टीप्लाइड देयर बाय देयर शेयर प्राइस। तो अगर एक कंपनी के 100 करोड़ शेयर है टोटल में, ठीक है, और उसका 1 रुपीस का प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस 1 रुपीस का शेयर प्राइस चल रहा है, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 100 करोड़ रुपीस। तो इसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम भारत देश की सारी 6000 कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। डिसेंडिंग मतलब जिसका कम है, जिसका सबसे ज्यादा है, ज्यादा से लेके लीस्ट तक। ठीक है, तो वो लार्ज कैप में आ गए। हाँ, तो ऐसे जो कंपनीज हम करेंगे, तो जो पहली 100 कंपनीज आती हैं जिनका सबसे ज्यादा है, हाँ, उसको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। ओके, ठीक है, मतलब आज लार्ज कैप क्या होता है एकदम आसान शब्दों में बता दीजिए। जो बहुत लोग बोलते हैं लार्ज कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालो और मिड कैप में डालो, तो लार्ज कैप क्लियर हो गया। यहां ऐसे एक ट्रायंगल बना देते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहां जो सबसे ऊपर की 100 कंपनीज हैं उनको हम कहेंगे लार्ज कैप। तो ये हो गया 0 से लेके 100 कंपनीज। ठीक है जी, वेरी गुड। तो 100 कंपनी लार्ज कैप होती है। अभी और आगे अच्छे से समझाऊंगा। 101 से लेके जो 250 तक कंपनी होती है, मतलब उसी ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में 100 के बाद 101वीं कंपनी जो है से लेके 250th कंपनी जो है, करेक्ट, उसको कहा जाता है मिड कैप कंपनीज। अब मिड कैप क्या है? मिड कैप मतलब मीडियम कैपिटलाइजेशन। ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज में क्या होता है, उनमें ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तो उनके अभी जैसे हाथी है,
हाथी चलेगा तो सही पर तेजी से नहीं चलेगा, तेजी से नहीं चलेगा। हिरण तेजी से भागेगा, शेर तेजी से भागेगा, ठीक है। तो जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो अच्छी कंपनीज होती हैं जिनकी अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पर वो और अभी लार्ज बन सकती है। और तीसरा लेवल होता है स्मॉल कंपनीज का। जो बची हुई सारी कंपनीज हैं 250 से लेके 6000, अच्छा, वो सारी small उनको category। स्मॉल कैप कहते हैं। ओके, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा खासा हो सकता है, पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये छोटी कंपनीज भी बंद भी हो सकती बंद भी हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज बंद हुई है, ऐसा नहीं कि लार्ज और मिड नहीं बंद हो सकती, बंद कुछ भी हो सकता है। Correct। हमने DHFL देखा, वो बड़ी कंपनी थी, वो भी बंद हो गई थी, ठीक है। हमने जेट एयरवेज देखी, वो भी बंद हो गई थी। हमने किंगफिशर देखी, वो भी बंद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज नहीं हो सकती, बड़ी कंपनीज भी बंद हो सकती है, बट चांसेस जिसे हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, वो इधर ऑब्वियसली ज्यादा होगी। फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी मरने की कम होगी, पर जब जब उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी कम होगी उसके रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे। तो एज वी गो अप यहाँ पे रिस्क जो है वो कम होता है और रिटर्न्स भी कम होते हैं। रिटर्न्स भी कम होंगे और यहाँ पे रिस्क भी कम हो जाएगा। तो मतलब ये पहला सर समझ में आ गया कि रिस्क को कैसे हम एक बार के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी में जैसे आप करोगे रिस्क कम होगा। हाँ, अब आप देखिए रिलायंस है फॉर एग्जांपल, उदाहरण। अच्छा सर, एक यहाँ पे मेरे को सवाल आ रहा है, अगर कोई यूजर है वो जाके, अभी आपने 3 एग्जांपल्स दे दिए, अगर कोई ऐसा ऐप या ऐसा कोई टूल है जो उस पे जाके इजीली देख पाएगा कि लार्ज पे वो क्लिक करेगा और कुछ लिस्ट आ जाए उसके पास, तो ऐसा कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जो कंपनीज हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स, आपने हमेशा सुना होगा एक वर्ड निफ्टी 50। हाँ, हमेशा सुनते हैं। निफ्टी 50 भारत देश का सबसे लोकप्रिय इंडेक्स है। इसका मतलब है ये वो इंडेक्स है जिसपे भारत देश की पहली 50 कंपनीज आती है। जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में 100 डाली थी सारी कंपनीज, तो जो पहली 50 कंपनी है मार्केट कैप के बेसिस पे वो निफ्टी 50 में आती है। इसलिए लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रील में बोलते रहे कुछ नहीं करो तो भारत निफ्टी 50 ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इसलिए इसको लोग बोलते हैं भारत के ग्रोथ पे पैसा डालो। हाँ, तो ये भारत का ग्रोथ है, ये भारत का ग्रोथ है क्योंकि ये वो कंपनीज है जो इंडिया की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की सबसे बड़ी है। फिर एक इंडेक्स आता है जिसका नाम होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। तो ये अगली 50 कंपनी है, 51 से लेके 100 तक। तो ये जो कंपनीज हैं ये भी लार्ज कैप हैं, पर ये अगली 50 है। तो धीरे धीरे कुछ कंपनीज यहां से उठ के यहां पे आ जाएंगी जो अल्ट्रा ग्रोथ देंगी, वो जो दूसरी गई वो यहां से यहां आ जाएगी। तो ये चर्न चलता रहता है बेसिस पे। जैसे जोमेटो थी, जोमेटो बहुत तेजी से भागी, पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 में आई और अब निफ्टी 50 में आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब जो अगला सेक्शन आता है वो आता है निफ्टी मिड कैप 150, यानी ये वो 150 कंपनीज हैं जो मिड कैप कंपनीज हैं, ठीक है। मतलब कंपनी नंबर 101 से लेके 250, ये वो कंपनीज है। इसका भी इंडेक्स है। अच्छा, इसका भी इंडेक्स है। तो इंडेक्स में क्या है, ये सारी 150 मिड कैप कंपनीज बनाई हुई हैं, वो उसका बास्केट बना जिस तरह निफ्टी 50 बना। और आखिरी है निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी कि 251 से लेके 500 कंपनीज। ये सर एक अमेजिंग चीज नहीं हुआ कि लोग को सिंगल जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़े? अगर जो एकदम ही इजी इन्वेस्टमेंट चाह रहा है, हाँ, तो सिंपली ये बास्केट को सिलेक्ट करके अपना पैसा डालना चालू कर सकते हैं। जो हम टेक्निकल और जाएंगे, बट एक दिमाग में आया कि तो बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी। अब ये देश की 500 टॉप कंपनीज हैं, बराबर, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट कैप मिनिमम जो इनकी होगी वो 9 से 10,000 करोड़ की होगी, 9 to 10,000 करोड़ से अपवर्ड्स है। तो यानी सेफ कंपनी है। भारत की रिप्रेजेंटेटिव टॉप 500 कंपनीज हैं। यहाँ पे आप गलत हो सकते हो पर बहुत ज्यादा गलत नहीं हो सकते। तो इन सारों का भी एक टोटल इंडेक्स है जिसको कहा जाता है निफ्टी 500 TRI का फुल फॉर्म होता है टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, ठीक है। यानी कि निफ्टी 500 का जो 400-500 कंपनीज हैं, ये जितनी हमने अभी यहाँ इकट्ठी करी, उसका एक सिंगल इंडेक्स भी है। अच्छा, उसको भी अलग से कर दिया। तो अगर आपको ये भी मच नहीं चाहिए तो सीधा उठा के निफ्टी 500 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास आज जो विकल्प है इन्वेस्टमेंट्स के वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ आपके पास लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया। पर अब आपको लगता है जी कि मेरे लाइफ में जो है गोल्स अलग हैं, मैं रिस्क अलग ले सकता हूँ, मेरे पे क्षमता ज्यादा है, क्षमता कम है, करेक्ट। तो आपको अलग अलग चॉइस करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जैसे देता हूं। हाँ, निफ्टी आपने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, आसान हिंदी भाषा में समझ में, मतलब मेरे को समझ में आ गया। दूसरा सर, गोल वाइज अभी आप मेरे को बताना, यहाँ पे सर मैक्सिमम लोगों का एक गोल होता है घर लेना, ठीक है। उसके बाद होता है शादी करना, ठीक है। और उसके बीच में अगर हो पाए तो गाड़ी लेना। ये 3 गोल के हिसाब से अगर कोई अपना जर्नी शुरुआत करना चाह रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना यार कमाया
और इन्वेस्ट किया फिर पैसे करूँ क्या, मर जाऊं मैं। सबके दिमाग में आता है सर इन्वेस्ट कर करके करे क्या। तो उनको बोलते हैं कि हमको ये गोल करना है, 25-30 हजार की तनख्वाह है और एक एक बारी बारी से चीजें आपने को अचीव करना है, चाहे जितना भी साल लगे आप बता देना बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उस बेसिस पे कौन से फंड और कैसे सिलेक्ट करें। देखिए मैं वापस आता हूँ कि आपने जो बात बोली है ना वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। हाँ अच्छा, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपके गोल्स जो होते हैं वो लाइफ के कोई भी गोल्स हो सकते हैं। आप 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, आप अपने हिसाब से देखिए। तो आपके गोल्स या तो शॉर्ट टर्म होंगे या मीडियम टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म होंगे या फिर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लंबे होंगे। बहुत लंबे सर, इसको एक ईयर्स में डिफाइन कर दो। हाँ, अगर आपका कोई भी गोल अगले 3 साल के अंदर आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, यहां पे आप इक्विटी मार्केट्स में मत पार्टिसिपेट करें। अच्छा, बिल्कुल नहीं करें। इक्विटी मार्केट्स मतलब यही निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 50। अच्छा, ये सब में मत जाओ। प्योर आप यहां पे लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, जिसमें रिस्क बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है और फिक्स्ड रिटर्न फिक्स्ड है। क्योंकि आप समझिए आपके बच्चे की फीस 2 साल बाद आ रही है, सही बात है, आपने उसको स्मॉल कैप फंड में डाल दिया, स्मॉल कैप फंड 20% क्रैश कर गया, वो तो आपकी सुनने नहीं वाला। तो 2 साल बाद आप बच्चे को ये थोड़ी बोल सकते हो बेटा एक काम कर, तू जरा 2 साल और वेट कर, सही बात, मेरे तो पैसे खत्म हो गए भाई, मेरे तो 20% पैसे नीचे चले गए। सवाल ही नहीं। तो ये नहीं आप कर सकते। जब आप मीडियम टर्म गोल्स में आते हैं तो 3 से लेके 7 ईयर गोल्स आपके यहां पे होते हैं। ओके, यहां पे आप इक्विटी में 30 to 40% कर सकते हैं और बचा हुआ जो है वो डेट में कर सकते हैं। फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, या फिर आपके पास ये होता है क्या कहते हैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, वो सारे फंड्स होते हैं, उसमें आप बचा हुआ 60% के आसपास यहां पे डाल सकते हैं। समझ, अगर मीडियम में 3 से 7 साल के बीच, 3 से 7 साल के बीच में। अब आते हैं लॉन्ग टर्म, 7 से 15 साल के बीच में। ठीक है, यहां पे जो है आप इक्विटी के प्रपोर्शन को और बढ़ा सकते हैं, 60 to 70% कर सकते हैं और डेट को बचा हुआ 30% to 40% कर सकते हैं। अच्छा, डेट जब हम यहाँ पे बात करें सर, डेट मतलब एफडी भी हो गया, उसके बाद बॉन्ड्स भी हो गए, बहुत सारी चीज हो गई। हाँ, ठीक है, तो आप बॉन्ड्स में 30 to 40% डाल सकते हो, इक्विटी में आप 60 to 70% डाल सकते हो। सर देखो ये तो समझ में आ गया कि एफडी करना है तो मैं अपने ऐप से, मैं भी कभी कभी एफडी करता हूँ इमरजेंसी फंड के लिए, तो मैं एफडी ऐप से जाके कर लेता हूँ। बॉन्ड्स में सर हमेशा से बहुत लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड कर दो, कोई बोलता है ये बॉन्ड कर दो, कोई बोलता है ये बॉन्ड कर दो, मोतीलाल ओसवाल का बॉन्ड कर दो। सर बॉन्ड खरीदते कहां से और इसका बेनिफिट क्या है, पहले वो बता दो। तो देखो डेट में जो बॉन्ड्स है ना वो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब जैसे एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जो सरकार पैसा लेती है हमसे उधार पे। अब सरकार पैसा लेती है, ऑब्वियसली सरकार सेफेस्ट है तो वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट देती है जो कम होता है कंपैरेटिवली। पर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो भी अपने बॉन्ड्स रिलीज करते हैं जब हम उनमें कंपनी में पैसा दे सकते हैं उधार के फॉर्म में। और सर जैसे एफडी में हम लोग, जैसे मैं तो 5-5 हजार का भी एफडी किया हूँ, बॉन्ड में कैसा है कि फिक्स अमाउंट है कि 5,000 का भी बॉन्ड ले लो? छोटे बॉन्ड से, छोटे पैसे से भी डाल सकते हैं, 5-10 हजार से भी स्टार्ट कर 5 से 10 से चालू हो जाता है, फिर अल्टीमेट जितना आप डालना चाहते हो उतना डाल सकते हैं। जैसे सेम एफडी, मतलब जो सेफर जाना चाह रहे हैं वो इसमें जाए, जो वो इसमें जा सकता है। इसमें रिस्क कंपैरेटिवली इक्विटी से कम है और रिटर्न्स फिक्स्ड है। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपका आता है अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप रिटायर होना चाहते हैं। आज आप 25 साल के, हम 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो अब आपका गोल 25 साल का है, मतलब 15 से लेके आगे 15 प्लस ईयर्स का है। ठीक है, तो जब आपका गोल 15 प्लस ईयर्स का है, आप 80 to 90% इक्विटी में डाल सकते हो। उसमें भी आप ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में डाल सकते हो, मिड कैप में डाल सकते हो, क्योंकि यही कंपनीज आगे जाके बड़ी बनने वाली हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस है, थोड़ा रिस्क टॉलरेंस है कि भाई मार्केट ऊपर नीचे हुई तो ऐसे आपको धक धक नहीं होता आपका दिल, ठीक है, और आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं। ये आपको जो है आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब कौन सा गोल कहां था वो आप चूज कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको कार खरीदनी है, मीडियम टर्म में हो सकता है आपको हाउस खरीदना है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको शादी करनी है, मैरिज करनी है, और यहाँ आपको रिटायरमेंट करनी है। तो आप यहाँ पे प्लान कर लीजिए अपने सारे गोल्स और उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करिए। अमेजिंग। सो आई ट्रस्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई, नोट्स बना रहे हो। तो सर यहाँ पे अब कोई तो 100 करोड़ बना रहे हो, बोल रहा है मैं 30 साल तो ऐसे भी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे सर जो 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कमा रहा है, क्या वो सही में इस पूरे तरीके से वेल्दी बना जा सकता है? सर डेटा के साथ बताओ सर। डेटा के साथ नहीं, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ बताऊं, ठीक है। तो ये हम हटाते हैं यहाँ से और मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ये एक आर्टिकल मैं आपको पढ़वाऊंगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है, ये एक म्यूचुअल फंड था HDFC फ्लेक्सी कैप। तो ये आर्टिकल कहता है कि HDFC फ्लेक्सी कैप डिलीवर्स 19% CAGR इन 30 इयर्स।
ये 30 साल पुराना फंड है, 19%। आसान देसी भाषा में समझा। अब आसान देशी भाषा में समझाता हूँ। अब क्या है, आजकल के बच्चे बोलते हैं मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करूंगा, मेरे को महीने का 10% रिटर्न चाहिए। फ्यूचर ऑप्शन हुए ना, 10 डाला 25 हो गया। हाँ, yes, ठीक है, ठीक है, जिसमें 93% लोगों को लॉस हो जाता है। सेबी ने रिपोर्ट दिया। अब ये एचडीएफसी वाला, फ्लेक्सी कैप वाला कह रहा है भाई मैं तो सिर्फ 19% दूंगा। हमारे लोगों को कितना चाहिए? 10% पर मंथ, मतलब साल का 120%। मैं तो सर ऐसे YouTube चैनल जानता हूँ जो 3-4% दिन का दे रही है। आप सर क्या बात कर रहे मैं हो? तो बहुत छोटा रिटर्न बनाता हूँ, सॉरी, मतलब मेरे से ज्यादा नहीं बनाया जाता। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 19% का रिटर्न दिया 30 साल में। तो ये कह रहा है अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 30 साल के अंदर वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए हो चुके। वाओ, 1 लाख रुपया फिक्स पैसा दे दिया, वन टाइम, नो एसआईपी, वन टाइम। पर अगर आपने एसआईपी की होती, अच्छा यहाँ पे सर एक चीज मैं रोकूंगा, यहाँ पे देखो निफ्टी 500 टीआरआई है। हाँ, अब क्योंकि आपने वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ गया निफ्टी 500 टीआरआई क्या है। सारे बड़े कंपनीज का एक मिक्सर है। फटाफट कमेंट में भी बताओ निफ्टी 500 टीआरआई क्या है। टीआरआई क्या है, तो हमारे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी। तो एक बड़ी चीज, अच्छी चीज होगी कि स्टेटमेंट पढ़ते और पढ़ते अगर वो समझ में आ गया। वो क्या कह रहा है कि अगर इसी 1 लाख को आपने निफ्टी 500 टीआरआई में डाला होता तो वो आज 1 करोड़ 52 लाख होता। ठीक है, सेफेस्ट है थोड़ा, हाँ, जैसे आपने बताया। और ये इसको बेंचमार्क कहते हैं, कंपैरिजन होता है। अब है ना, अगर इसी फंड में हमने एसआईपी की होगी, ठीक है, अच्छा, ये तो वन टाइम आपने डाला था, हम अज्यूम करते हैं 10,000 की एसआईपी। बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे तब तो 10,000 बहुत था, ये था वो था। आप एक उदाहरण की तरह ले लिए, अब उसको 10,000 को 1,000 रुपए कर दीजिए, जो आपको मर्जी आए नंबर कर लो, ठीक है। आइए चेक करते हैं उसका क्या होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फर्दर एन एसआईपी ऑफ 10,000 रुपीज अ मंथ सिंस इंसेप्शन ऑन द फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ एवरी मंथ। ये माना गया कि पहले दिन पे कर दिया 10,000 रुपए डाले गए हैं, ठीक है। लीडिंग टू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 36 लाख। सर इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है। 30 साल, 30 साल के लिए, 30। अच्छा। तो 10,000 इंटू 360 मंथ्स होते हैं 30 साल में, तो ये करीबन 36 लाख हो गया। वुड हैव ग्रोन टू हाउ मच? 21 करोड़। 21 करोड़ रुपए बन जाते हैं आपके 36 लाख रुपए डाले हुए। ये पावर होती है 19% रिटर्न की। तो गाइस ये पावर होती है जब आप कंपाउंडिंग करते हैं लंबे समय के लिए, जब लंबे समय के लिए करते हैं और आपको लगता है कि 30 साल बहुत बड़ा पीरियड है। जब आपकी जिंदगी चल रही होती है तो 30 साल कब निकल जाते हैं? भाई मैं आज सोचता हूं कि मैंने जॉब ज्वाइन किया था 2008 में, 8 हो गया, ठीक है, आज 2025 है, 17 साल तो निकल गए। 17 years gone, I'm only 40 years old, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत वर्ष, अरे 30 साल बहुत लंबा है, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। सब चीजों की प्लानिंग हो सकती है, सब चीजों की प्लानिंग हो सकती है अगर आप बजटिंग करें, बेसिक हम रूल्स को सही तरीके से फॉलो करें तो आप ये सब कर सकते मेरा एक सवाल है, अब एक बंदा 30 साल का ऑलरेडी है, एक बंदा मान लो 40 साल का है, 45 साल का है। 30 साल सुनने में मेरे को भी बड़ा लग रहा है। अब उसके या ये मानसिकता प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ, या ये बोलते हैं ना कि चालू ही नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन जैसा आपने बोला कि वो टाल रहा है। जो 30-40 साल का ऑलरेडी बंदा हो चुका है, 45-50 का हो गया, वो इसको मैथ्स को कैसे समझेगा रिटायरमेंट के लिए, और किस तरीके से वो शुरुआत करे। आज वो बोले यार मैं 30 साल तो मेरे है नहीं, मैं तो 70 का हो जाऊंगा, 75 का जीव नहीं जीव, वो फिर कैसे प्लान करे जिसका एज आज फैक्टर इन थोड़ा सा 40 के आसपास, 40 के आसपास। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है बिकॉज़ मैं खुद 40 हूं, तो काफी लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो भी इसी रेंज में हैं, 35-40 में, और वो मानते हैं कि सर आज तक हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, ठीक है। तो देखिए कभी भी लेट नहीं होता शुरुआत करने के लिए, कभी भी लेट, आप प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, आज से पहला पैसा डाल दीजिए। हो सकता है आज आपका पैसा डालेंगे तो 5% 10% मार्केट गिर जाए, मैं भगवान नहीं हूं, मैं नहीं जानता, इस दुनिया में कोई नहीं जानता मार्केट कैसे बिहेव, कैसे भी, नोबडी नोज दैट, ठीक है। पर आते हैं, अब बात समझिए कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू n। बड़ा सिंपल तरीके से समझिए, हिंदी में भी समझो, आराम से समझाता हूं कि आपका जो फाइनल आउटकम है, आपके पास कितने पैसे होंगे, वो डिपेंड करता है 3 चीजों, ठीक है। आप कितना पैसा डालते हो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका रिटर्न्स कितना है, और आप कितनी देर के लिए पैसे डालते हो, टाइम। सिर्फ 3 चीजें, ठीक है। कितना पैसा डालते हो, वो कितना रिटर्न्स कमाती है, और कितनी देर तक पैसे कमा रहे हो। ये मेरे हाथ में नहीं है, रिटर्न्स कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट क्रैश कर गई, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, किसी पे वॉर हो गई, कुछ हो गया, ट्रम्प ने वो लगा दिया, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। पर मुझे एक चीज पता है, लॉन्ग टर्म में अगर हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी तो रिटर्न्स मिलेंगे अच्छे भी बनेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरे हाथ में है, बिल्कुल है। अगर आज मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने जब उनकी तनख्वाह 30,000 थी, उन्होंने एसआईपी चालू करी 5,000 की, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उनकी तनख्वाह इनकम आज हो गई है 5 लाख रुपए महीना, और एसआईपी उनकी हो गई है 25,000 रुपए की। अब वो कह रही है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्यों? क्योंकि मैं तो 10% स्टेप अप कर रही थी, करेक्ट, पर बेस बड़ा छोटा था ना भाई आपका। आपकी क्या इनकम 10% से बढ़ी, आपकी इनकम तो 25% से बढ़ी, तो आपका स्टेप अप भी 25% से होना चाहिए। तो 5 लाख की इनकम में अगर आप ये चूज कर रहे हो कि आप सिर्फ 25,000 की एसआईपी करोगे,
तो भाई फिर आप वेल्दी नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। कैसे बनोगे? 5 लाख के अमाउंट में एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 लाख की एसआईपी करनी चाहिए थी। तो आप जितना टाइम वो नहीं करोगे तो उतना ही समय आपको कम मिलेगा कंपाउंडिंग होने को। करेक्ट। तो ये आपके हाथ में है, इसको आप जरूर अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और आखिरी चीज है ड्यूरेशन, ये भी आपके हाथ में, कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आपका गोल पास आ गया, अब आप 30 साल नहीं वेट कर सकते, आपको सेम चीज 15 साल में अचीव करनी है, तो ये तो आपने कम कर दिया। करेक्ट। तो आप क्या बढ़ाओगे? पैसा बढ़ाएंगे अब। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना गोल अचीव, या फिर अपने गोल को छोटा कर दीजिए, फाइनली या तो इसको कम कर दीजिए, इसको कम कर लीजिए। तो आप, यही है आपका यूनिवर्स। कोई ना कोई, हाँ, ये सारी चीजें आप नहीं मैनेज कर सब सकते, एक साथ नहीं जाएगा। हाँ। कौन सा आपके हाथ में सबसे ज्यादा है, पैसा बढ़ा लो, हाँ। या आप समय बढ़ा लो। हाँ। दो चीज जो आपके हाथ में है, बस। अब आपके हाथ में कौन सा है वो आप देखो। तो मान लो यहाँ पे जिनका एज ज्यादा है, उनके पास कुछ कैश इन हैंड है, 20 लाख मान लो आप, तो उसको SWP के साथ करते करते कैसे वो ग्रो भी कर सकते हैं, वो भी सर एक एग्जांपल ले लेंगे तो सबको आइडिया आ जाएगा। देखो, आपका अगर 20 लाख रुपए किसी के पास है, हाँ, तो पहले उसका गोल समझना पड़ेगा, क्या उसको चाहिए उस पे 20 लाख से। गोल क्या रिटायर हो होना सकता चाह है? रहे हैं, रिटायर होना चाहते हैं, तो होना उनको चाहते पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम, तो पैसिव इनकम का सबसे अच्छा तरीका है SWP, कि इसी में से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करें। अब इस 20 लाख को आप इस तरीके से इन्वेस्ट करिए, ठीक है, कि आप शुरू में 5 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल, आप हो सकता है 20 लाख रुपए में से आप विड्रॉ करना चाहते हैं से 10,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए, तो ज्यादा तो आप कर नहीं सकते। फिर भी आप 10,000 रुपए महीना, हाँ, 20 लाख पे, हाँ, 20 लाख पे आप 10,000 तो मतलब 1,20,000 रुपए हो जाते साल का हो गया, 6% हो गया, कि तकरीबन 6% हो रहा है। 6%। तो सर मतलब 6% तो बहुत सही रिटर्न हो गया। तो क्या 20 लाख का प्रॉपर्टी ना ले ले? देखिए, प्रॉपर्टी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है, उसको मैनेज करना बहुत बड़ा हैसल है। उसको, उसकी रजिस्ट्री कराना, फिर उसके टेनेंट को पकड़ना, फिर टेनेंट आपको पैसा टाइम पे नहीं देता, फिर आप कोर्ट में जाते हो। फिर बहुत ओल्ड लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, बेचारों के लिए। यार, आपने बोला ना बंदा 60 साल का हो चुका, 60 साल के बंदे से आप क्या उम्मीद करते हो यार? वो रोज जाके अपने उससे झगड़े, टेनेंट से झगड़े, वो टेनेंट को भी पता होता है ये ओल्ड है, वो भी कोशिश करते हैं, अच्छा फिर कुछ टूट गया, अंकल टूट गया, आप जरा ठीक कराइए। तो ये सब हैसल में मत पड़िए। जिस घर में आप रह रहे हैं, रहिए, अच्छे से रहिए, वो आपका घर है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर उसके अलावा आपके पास कोई पैसा है, तो उसको रियल एस्टेट में डाल के पैसिव इनकम मत जनरेट कीजिए, उसको फाइनेंशियल एसेट्स में डाल के पैसे जनरेट कीजिए। बॉन्ड्स है, बॉन्ड से कर सकते हैं, आपको 9-10% मिल जाएगा। आप कुछ पोर्शन बॉन्ड्स में डाल दीजिए, कुछ पोर्शन जैसे मल्टी कैप फंड में डाल दीजिए, कुछ पोर्शन धीरे धीरे जाके इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिस्क कम लीजिए, पर थोड़ा इक्विटी में जरूर रखिए, ताकि वो ग्रोथ होती रहे। और इधर मतलब दुख की बात ये है कि इतना मगजमारी, जैसे आपने बताया, टेनेंट का मगजमारी, कुछ टूट गया, वो मगजमारी चलो, उसके बाद भी यील्ड तो आएगा 2-3%। हाँ, 2-3%, और वो चला जाता है जी। आपकी 1 महीना खाली रह गया, 1 महीने की ब्रोकरेज आपने दे दी, कुछ ना कुछ टूट गया, जैसे ही आप रेंट बनाओगे, उसको रजिस्टर करोगे, उसके पैसे चले जाएंगे आपके। तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं। एक्चुअली ना, लोग इंडिया में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप नहीं देखते, ठीक है। वो ये देखते हैं, हाँ यार मैंने इतना दिया था, मैंने तो सिर्फ इतना लगाया था और इतना मिल गया, इतना मिल रहा है। ऐसे नहीं चलता है। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखनी पड़ती है, जो आज के दिन बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, उसके लिए ये सब हैसल मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अदर फॉरेन कंट्रीज में क्या रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, रेगुलेशंस टाइट होती हैं। यहाँ आपका किसी, अभी हमारे कॉमन फ्रेंड के साथ भी हुआ कि उनका घर ही नहीं खाली हो रहा, आपको पता है वो स्टोरी। तो नहीं खाली हो रहा, तो नहीं खाली हो रहा जी, अब वो परेशानी है। तो एटलीस्ट अब इतने दिन हैसल भी है, कोर्ट भी है, पुलिस भी है, सो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इसमें जाना चाहिए। करेक्ट। मेरे को लग रहा है सर, एक खाली माइंडसेट है, लोग उसको देख पाते, दिखा पाते, दोस्तों दिखा पाते, प्रॉपर्टी को टच एंड फील कर पाते, बस उसका एक मजा लेने के लिए लोग। देखिए, बट याद रखना, वेल्थ इज व्हाट इज नॉट शोन, वेल्थ इज व्हाट इज हिडन। जो छुपी हुई है वो आपकी वेल्थ है। तो अब समझ में आ गया SWP करना है। अब ये भी समझ में आ गया 6% निकाल सकता हूँ मैं, 10-15 रुपए निकाल सकता हूँ। अब कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए, आपके पास 20 लाख रुपए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब ये जो 20 लाख रुपए हैं, आपको क्या करना है, आपको इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सो फॉर एग्जांपल, आपको साल का 1.2 लाख रुपीस चाहिए, ठीक। तो 3 से 4 साल का पैसा जो है वो आप कोई अच्छे बॉन्ड्स में या फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए, ठीक है। तो 3 साल का पैसा 3,60,000 होता है। सो लेट्स से अप्रोक्सीमेटली हम 4 लाख रुपीस जो है बॉन्ड या FD में डाल देते हैं, ठीक है जी। अब ये 4 लाख कंज्यूम करते करते, जैसे आपके कोई भी दोस्त के पेरेंट्स होंगे, जो भी होंगे, उनको 3 से 4 साल लग जाएंगे। हाँ, निकाल इसी में से निकाल लेंगे। तब तक आपका जो 16 लाख रुपए है, उसमें से समझिए आपने 3-4 लाख रुपए के आपने सिर्फ निफ्टी 50 रख लिए, ठीक है। मतलब 4 पकड़ लेते, तो 8 लाख रुपए अब तक मैं लगा चुका हूं। उसके बाद जो अगला 4 लाख है, वो आप फॉर एग्जाम्पल मल्टी कैप फंड्स में डाल सकते हैं।
इसमें आपको मल्टीपल कैपिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। मल्टी कैप यानी कि थोड़ा पोर्शन लार्ज में, थोड़ा मिड में, 25% लार्ज में, 25% मिड में, 25% स्मॉल में, और बचा हुआ 25% एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर, वो जो डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो आपने 4 लाख यहां कर दिया, 8, 12, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ 4 लाख है, जो 16 लाख तक आपको लेके जाएगा, उसको भी आप जो है एक अच्छे फंड में डाल दीजिए, जो हो सकता है लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ठीक है, तो ये बेसिकली लार्ज और मिड कैप यानी कि देश की टॉप 250 कंपनीज में ही डालेगा, और उसका गोल बड़ा रहेगा। हाँ ठीक है, और आपको यहां तक आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। सही बात है। और यहां पे आखिरी 4 लाख रुपए से आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पे मिड कैप फंड ले सकते हैं या स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। तो अब क्या होगा आप समझिए, आपने पहले 4 साल में ये खा लिया, 4 लाख पूरा खत्म हो गया। हाँ। तब तक ये सारा कंपाउंड कर रहा है, वैल्यू में बढ़ रहा है। करेक्ट। फिर आपने ये रेंज को खाया, ये रेंज को खाने में आपको फिर से 4-5 साल लग गए। 4-5 साल लग गए। तब तक ये जो 4 लाख रुपए आपने डाले थे 8 साल में, ये 8-9 लाख रुपए हो गया। फिर आप इसको खाओगे, तब तक ये पता चला 16-20 लाख हो गया। फिर जब तक आप इसको खाओगे पता चला ये जो है 40-50 लाख हो गया। तो पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अमेजिंग। तो ये पावर है एसडब्ल्यूपी की, पर थोड़ा प्लान करना पड़ता है। ऐसा मतलब अभी हमने रैंडमली बताया, क्योंकि नहीं तो हर बंदे की एक नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है वो बोले मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं यहीं पे क्लोज कर दूं। वो उनके ऊपर है। फिर उनको समझाना पड़ता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो। एक आइडियल सिनेरियो। आपको पता है यूएस में एक सिस्टम होता है रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज क्या करता है? ठीक है, रिवर्स मॉर्गेज क्या करता है, जैसे आप जब घर खरीदते हैं तो आप बैंक को ईएमआई देते हैं। करेक्ट। धीरे धीरे वो ईएमआई देते लोन जीरो हो जाता है, फिर घर आपका हो जाता है। बराबर। अब ओल्ड एज में काफी यूएस में प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के पास एसेट्स नहीं होते, तो लोग क्या कहते हैं, भाई ये मेरा घर ही इकलौती चीज। बराबर। तो आप एक काम करो, उल्टा आप मेरे को ईएमआई दो हर महीने। अच्छा, ठीक है। तो आप, मेरा घर समझो 2 करोड़ का है, तो आप मेरे को जी महीने की 50,000 रुपए की ईएमआई दे दो। ठीक है। देते रहो। जिस दिन मैं चला गया उस दिन ये घर आप लेना, अपनी जो रिकवरी, आपने जो मेरे को पैसा दिया था वो रिकवर कर लेना, बचा हुआ पैसा मेरे बच्चों को दे देना। इसको कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज। उल्टा हो गया ना। करेक्ट। आप पहले ईएमआई दे रहे थे, घर आपका हो रहा था, अब घर आपका है, आपको ईएमआई मिल रही है, और एंड में घर बैंक का हो जाएगा, बैंक उसको बेच देगा, अपने ड्यूज रिकवर करके अपने बच्चों को, आपके बच्चों को पैसा बचा हुआ दे देगा। तो रिवर्स मॉर्गेज भी आजकल अब धीरे धीरे एक ऑप्शन आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है, क्योंकि काफी फैमिली स्ट्रक्चर इंडिया में भी अमेरिका की तरह होने लग गया है, जहाँ पे लोग, बच्चे जो हैं घर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं होते पेरेंट्स के साथ, उनके पास, या फिर बच्चे ही नहीं होते उन लोगों के। एक कपल है, उन्होंने 25-30 साल काम किया, 40 साल काम किया, बच्चे नहीं थे, अब एक ही घर बना पाए अपने जिंदगी में, और कोई फाइनेंशियल एसेट है नहीं, तो बोले चलो ठीक है इसी को निकालो, एटलीस्ट हम सुकून से बुढ़ापा जिएंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं, विकल्प है आपके पास, जो जिससे आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। बहुत मजा आया संजय सर आपके साथ ये बात करने में। तो अगर आप भी रियल एस्टेट वर्सेस फाइनेंशियल एसेट या रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड का एक वीडियो चाह रहे हो, तो रियल एस्टेट एक कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर सर 1000-1500 कमेंट आ जाएंगे, जो कि मेरे को आसान तरीके से आ जाएंगे, हम एक वापस इनको पकड़ा जाएगा मुंबई में, और पकड़ने के बाद एक वीडियो पावरफुल लेके आया जाएगा। सुपर सर, थैंक यू सो मच। बड़ा थैंक यू देवेन भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई थिंक जो आप लोग की टॉप लर्निंग्स है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू। सुपर।